Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaur, Palampur. Today I am here for chapter number 3, Nationalism in India, Part 3. अब स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पॉलिटिकल रीज़न, इकोनॉमिकल रीजन्स, ये सारी थिंग्स देख ली थी. सेकंड पार्ट के अंदर हमने देखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इंडियंस इनिशियल स्टेजेस. फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल देखा था हमने, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट देखा था, स्वदेशी मूवमेंट देखा, बैंक बांग मूवमेंट देखा, नेशनल एजुकेशन देखा. साथ ही साथ हमने जो 3 जोड़ी थी लाल बाल पाल की, उसके बारे में थोड़ा हमने पढ़ा था. जो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो कौन सा है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, जो 1906 के अंदर चालू हुई थी. The Britisher has adopted the policy of divide and the rule. The nationalism was growing at the quick pace in the India, and the Britisher found it necessary to break the national unity. अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या अडॉप्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स? हमारे इंडिया के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे थे. बट इसी टाइम पे हमारा जो इंडिया था वो नेशनलिज्म का दिन बर दिन एकदम क्विकली फास्ट बढ़ रहा था. अब ये सब चीज़ देख कर जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिश मैन्स थे, उनको चिंता होने लगी और वो अब उनको ऐसा लगने लगा कि अब हमें इनको ब्रेक करना होगा. दे कुड सक्सेसफुल कन्वेंस अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर्स इनटू फॉर्मिंग द मुस्लिम लीग. अब उनने क्या करा? सक्सेसफुली कन्वेंस कर, जो मुस्लिम के जो लीडर्स थे उनको कन्वेंस कर दिया मुस्लिम लीग करने के लिए. इट वॉज फाउंड इन ढाका इन 1906 सी. अब वो ढाका के अंदर जो 1906 सी के अंदर उसने ये सारी चीज़ें मुस्लिम जो लीडर्स थे उसको मुस्लिम लीग के लिए उन्हें रेडी कर लिया था. द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम, द आगा खान, द नवाब ऑफ ढाका, द सलीम उल्ला खान, द विक्ट्री मिंटो एंड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी द दुनिप स्मिथ प्लेड अ वर्चुअल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. अब ये जो उस टाइम पे जो आगा खान थे, जो मुस्लिम के जो रिलीजियस के जो हेड थे, वो जो नवाब ऑफ ढाका थे, जो सलीम उल्ला खान, और जो उनकी विंसरी मिंटो एंड उसकी जो प्राइवेट सेक्रेटरी थी, इन सब ने मिल के क्या करा? जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग हुई थी उसके अंदर उन सब का मेन रोल था. द होम रूल मूवमेंट, उसके बाद हमारा होम रूल मूवमेंट आएगा स्टूडेंट टॉपिक, वो है 1916 के अंदर जो हुआ था. बिटवीन 1916 एंड द 1918 व्हेन द वर्ल्ड वॉर वन वॉज द क्लोजिंग. अब जो हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 था जो ख़त्म होने आया था, उस टाइम द प्रोमेटेड इंडियंस लाइक द जोसेफ बैपिस्ता एंड द मोहम्मद अली जीना, द बाल गंगाधर तिलक, द GS खापरे एंड द सर S सुब्रमण्यन अय्यर एंड द लीडर ऑफ द थेरोपिसिकल सोसाइटी, द NEBs डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ नेशनल अलायंस ऑफ द लीग्स अक्रॉस इंडिया. अब ये सारे लोगों ने क्या डिसाइड करा था स्टूडेंट्स? एक उन्हें ऐसा डिसाइड करा था कि एक नेशनल जो सोसाइटी है उसके अंदर एक वो अलायंस लीग एक करेंगे जिसके साथ वो सारे के सारे लोग मिलके रहे. द स्पेशली टू डिमांड द होम रूल, और किसके लिए? होम रूल और सेल्फ गवर्नमेंट. क्या हमारी खुद का एक सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर होना चाहिए और हमारा एक खुद का एक होम रूल होना चाहिए कि हमारा इंडिया जो चाहेगा हम वही कर सकते है. विद द ब्रिटिश एम्पायर फॉर ऑल इन द इंडिया. जो ब्रिटिश एम्पायर कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारा रूल जो हिंदू लोग हैं, जो इंडियंस है, उनके लिए इंडियंस का ही रूल होना चाहिए. ड्यूरिंग दिस टाइम द तिलक वॉज द कॉन्फ्रेंस विद द टाइटल लोकमान्य. अब उस टाइम पे जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको इस टाइम पे क्या उनको एक नाम दिया गया था? लोकमान्य. क्या दिया गया था? एक लोक नाम करके नाम दिया गया था. The NEBs wrote a various articles in this weekly, The Commonweal, and is daily The New India. अब जो NEBs थे उस टाइम पे उसने बहुत ही आर्टिकल्स लिखे थे, जैसे कि आर्टिकल्स का नाम था द कॉमनवेल और दूसरा उसने एक नाम लिखा था द डेली न्यू इंडिया. ओके, द न्यू इंडिया उसने लिखा था वो. द NEBs appealed to the British government to share the administrative powers and the grant the home rule to India at the earliest. अब जो NEBs थी उसने क्या करा था? एक अपील डाल दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है और जो आपका जो ग्रांट होता होम रूल का, वो सारी चीज़ें आपको क्या इंडियंस के साथ बांटनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्ट टू द होम रूल मूवमेंट. और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो, और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग थे उनने भी होम रूल को मूवमेंट को सपोर्ट किया था. द NEBs वॉज कीप्ड इन द हाउस, अरेस्टेड एट
मंडी ओटी, जो ओटी के अंदर था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको जो एनी बीस्ट को अरेस्ट कर लिया, अपने घर के अंदर उनने रख दिया। द डेमोन्स्ट्रेशन एंड द प्रोटेस्ट वर लॉन्च एट द वेरियस प्लेसेस इन इंडिया एंड फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू सेट हर फ्री। और जो डेमोन्स्ट्रेशन और जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके खिलाफ, क्या आपने एनी बीस्ट को पकड़ा है, उसको छोड़ दो, अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट होने लगे थे, उसके वजह से क्या हुआ, लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको छोड़ना, एनी बीस्ट को छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टूडेंट्स का है द लखनऊ पैक्ट, जो 1960 के अंदर ही हुआ था। द लखनऊ पैक्ट रिफर टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ द पार्टीज हेल्ड इन द लखनऊ इन द ईयर 1916। अब 1916 के अंदर एक बेटा जो दो पार्टीज थी, जैसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो और जो मुस्लिम लीग थी वो, उन दोनों के बीच में एक जॉइंट सेशन हुआ था, एक पार्टी हुई थी जिसके बीच में उन दोनों ने करारें करी गई थी, मीन्स कुछ बातें रखी गई थी अपने अपने बीच की। द मोहम्मद अली जिन्ना, then a member of the Congress as well as the League, made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to adopt a more liberal approach towards the India and give the India more authority to run their country। अब उन दोनों ने जो लीग थी, मुस्लिम लीग वालों ने और साथ ही साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे स्टूडेंट्स, उनने क्या करा था, उन दोनों ने मिलके एक चीज़ डिसाइड करी थी कि उनको ब्रिटिश को अब हम बताना पड़ेगा कि हम जो इंडिया वाले एकदम स्ट्रॉन्ग है, अब उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे इंडियंस को जो हमारा रूल है उनको ही डिसाइड करने देना होगा कि हमारी कंट्री को हमारे पास अथॉरिटी आनी चाहिए। कुछ भी करके उन दोनों पार्टीज़ को अथॉरिटी चाहिए थी, क्या वो ब्रिटिश को ज़्यादातर रूल करना देना चाहते थे, नहीं। द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश द कॉर्डियल relationship between the two prominent group of the Indian National Congress and the moderators and the extremists। अब जो लखनऊ पैक्ट हुआ था बेटा, उसके कारण क्या हुआ, जो मेन जो हमारे लीडर्स थे वो और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीज थी, जो मॉडरेटर्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो सारे मिलकर एक साथ यूनिटी बना के काम करने लगे। ओके उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सुभाष चंद्र बोस एंड द आज़ाद हिंद फौज। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम देखेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ जो आज़ाद हिंद फौज थी उसने क्या क्या चीज़ें आगे करी गई है हमारे इंडिया के लिए, वो भी हम देखेंगे। द सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन 23 जनवरी 1897 इन कटक। अब कटक के अंदर 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और कटक कहाँ पे आया बेटा, उड़ीसा के अंदर आया हुआ है। हिज मदर नेम वॉज द प्रभावती एंड द फादर नेम वॉज द जैनिकनाथ बोस। उसके मदर का नाम क्या था, प्रभावती था, और उसके फादर का नाम क्या था बेटा, जैनिकनाथ बोस था। ही वॉज वेरी, वो क्या पहले से शुरुआत से ही बेटा बहुत इंटेलिजेंट थे, चाइल्डहुड के टाइम से ही स्टूड फोर्थ इन द ICS एग्जाम इन द ईयर 1920 कंडक्टेड इन लंडन। अब बेटा लंदन के अंदर एक एग्ज़ाम हुई थी ICS एग्ज़ाम जो 1920 के अंदर आए थे, उसमें से उनका नंबर 4th नंबर आया था, इसलिए वो बचपन से ही बहुत ही होशियार बच्चे थे। ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल्स। अब वो उनने क्या करा, जैसे वो इंडिया में आए लंदन से, तब उनने क्या करा, जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसको ज्वाइन कर लिया, और साथ ही साथ उन्हें जो फ्रीडम स्ट्रगल्स था उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करने लगे। ही वॉज अरेस्टेड फॉर द 11 टाइम्स अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस। अब वो कितनी बार अरेस्टेड हुए स्टूडेंट्स, 11 टाइम वो अरेस्टेड हुए, तो किसके लिए, वो पॉलिटिकल ऑफेंस के लिए अरेस्टेड हुए थे। ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1938 सी। और उन्हें क्या बनाया, उन्हें प्रेसिडेंट भी बनाया गया था हरिपुरा से, और वो भी कौन सी ईयर के अंदर, 1938 के अंदर बनाया गया था। एंड द सेकंड टाइम इन द त्रिपुरा, और सेकंड टाइम उनको प्रेसिडेंट का बनाया गया, त्रिपुरा सेशन हेल्ड में बनाया गया 1939 के अंदर। 1938 के अंदर का बनाया गया था, हरिपुरा सेशन में बनाया गया था, और 1939 में का बनाया गया था स्टूडेंट्स, त्रिपुरा सेशन में बनाया गया था। द डिफेंस ऑफ द ओपिनियन फोर्स हिम द रीजन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो सारी की सारी डिफेंस थी, उन्हें ओपिनियन भी दिया था, फोर्स करा था कि हाँ कि आप प्रेसिडेंट बनो इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओके स्टूडेंट्स, ये और उसके बाद हमारा हुआ था इन May 1939 द सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। और 1939 के अंदर सुभाष चंद्र ने क्या करा, एक खुद की नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी, एंड फॉरवर्ड ब्लॉक।
उन्हें जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उस तरीके। व्हेन द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन द यूरोप, अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आया यूरोप के अंदर, तब एज द रिजल्ट द सुभाष चंद्र एंड हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड एंड इम्प्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ उस टाइम, जो सुभाष चंद्र बोस और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके साथ थे, वो सब लोग क्या पकड़े गए और उन्हें अरेस्ट करा गया, और साथ ही साथ उनको इम्प्रेस्ड बाय गवर्नमेंट मीन्स उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे क्रिएट करी गई गवर्नमेंट के थ्रू। वाइल इन द जेल द सुभाष चंद्र बोस went on the hunger strike and there deteriorate his health and the government was forced to set him free. However, it was kept under the house arrest. अब वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब वो जेल के अंदर उनने क्या करा, हंगर स्ट्राइक पे वो बैठ गए, मतलब मीन्स कुछ खाने का नहीं कुछ भी, और क्या हुआ लास्ट उनकी हेल्थ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो उन्हें जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उन्हें छोड़ना पड़ा, और लास्ट में क्या हुआ, ही वॉज केप्ट अंडर द हाउस अरेस्ट, और उन्हें एक हाउस के अंदर रखा गया और वहाँ पे अरेस्ट के तरह के, मीन्स वो उस घर उस हाउस से बाहर वो जा सकते हैं नहीं। ऑन 7 जनवरी 1949 द सुभाष चंद्र बोस एक्सपेक्ट द हाउस अरेस्ट, और उसने क्या करा, जो वहाँ से एक्सेप्ट कर दिया, एंड ही डिस्कस हिमसेल्फ एज द पठान एंड रीच द बर्लिन वाया पेशावर, कबूल एंड द मॉस्को, और फिर वहाँ से वो उनके क्या करे, जो हाउस अरेस्ट था वो वहाँ से भाग गए, और वहाँ से वो फिर बाद में ही डिस्गस्ड हिमसेल्फ, और फिर वो वहाँ से कहाँ पे गए थे, ऐसा पठान एंड रीच द बर्लिन वाया पेशावर, पेशावर होके बर्लिन, पठान वो चले गए थे बर्लिन होके एंड मॉस्को, और लास्ट में कहाँ चले गए, वो मॉस्को में चले गए थे। ही गेव अ स्पीच ऑन अ बर्लिन रेडियो, और उनने बर्लिन रेडियो पे स्पीच भी दी थी, विच शॉक द ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर्स को शॉक हो गई इस तरह की उनने स्पीच वहाँ पे दी। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमत्रा, और वो वहाँ पे कहाँ चले गए, फिर उसके बाद वो जापान चले गए थे वाया सुमत्रा के थ्रू। ओके, ये था सुभाष चंद्र बोस स्टूडेंट्स। अब जो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो हम देखने वाले हैं वो है एज द चीफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। अब वो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, एज द चीफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज एंड द इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी द कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म द आज़ाद हिंद फौज। और जो इंडियन सोल्जर्स थे उसमें ब्रिटिश आर्मी के उनने क्या करा, एक जो कैप्टन मनमोहन सिंह थे उनने क्या फॉर्म करी, एक आज़ाद हिंद फौज करी थी। ओके, जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई विद द हेल्प ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु हैड सक्सीड टू जापान एज द वॉर प्रिजनर्स। और जो वहाँ पे जो जापान जो पहुँचे थे सोल्जर्स, उनकी हेल्प लेके उनने एक आज़ाद हिंद फौज तैयार करी थी जो ब्रिटिश के सामने लड़ सके। ड्यू टू द डिफेंस ऑफ द ओपिनियन बिटवीन द जापानीज गवर्नमेंट एंड द रसबारी बोस द मनमोहन हैज टू रिज़ाइन। और इसके जो डिफेंस ओपिनियन थे जो जापानीज गवर्नमेंट और जो हमारे रसबारी बोस थे उसके बीच में, मनमोहन सिंह के बीच में क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो उसके वजह से उनको रिज़ाइन कर दिया था। द फ्यूचर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज बिकम द ब्लर। और जो आज़ाद हिंद फौज का जो वहाँ का जो पूरा था क्या हो गया, फ्यूचर ब्लर जैसा, मीन्स कुछ उन्हें लगा कि अब हमारा आज़ाद हिंद फौज ठीक से होगा नहीं। बट विद द ग्रेट कंसिस्टेंट द रसबरी बोस अपॉइंट द सुभाष चंद्र बोस एज द चीफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। और उसके बाद जो रसबरी बोस थे उनने क्या करा, सुभाष चंद्र बोस को उनने वहाँ का चीफ अपॉइंट कर दिया ऑन 4 जुलाई 1943 को। ही वॉज गिवन एन ऑनरी टाइटल ऑफ नेताजी। और उन्हें किस तरीके का टाइटल दिया गया था, नेताजी। एंड नेताजी गेव द, और जो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे नेताजी, उनने हमें स्लोगन्स दिया था। क्या स्लोगन्स दिया था, चलो दिल्ली एंड जय हिंद टू द फौज एंड द नेशन। उन्होंने 2 स्लोगन्स दिए थे, जय हिंद और दूसरा था चलो दिल्ली। ये 2 स्लोगन्स हमें नेताजी ने दिए थे। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। He threatened the country of the Southeast Asia and appealed the Indians living there to sacrifice everything for the freedom of the country. अब उनने वहाँ पे जो कंट्री के जो साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग रहते थे उनने अपील करी इंडियंस को, जो वहाँ पे जो लोग रहते थे इंडियंस, कि आप सेक्रीफाइस करो अपनी थिंग्स। किसके लिए करो, हमारी कंट्री के फ्रीडम्स के लिए सारे थिंग्स यहाँ पे सेक्रीफाइस करो। He said to the pupils, you give me blood and I will give you freedom. और उनने लोगों को क्या बोला कि आप मुझे अपना ब्लड दो और मैं आपको क्या दूंगा, आपको फ्रीडम दिलवाऊंगा। दिस स्लोगन गेव
न्यू इम्पल्यूट्स टू द फ्रीडम स्ट्रगल्स। और जो वहाँ के जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे उनमें क्या हुआ, ये स्लोगन को सुन के उनमें उत्साह आ गया और बहुत ही भावुक होके वो अपने इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़ने लगे। अब इसके आगे जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट वहाँ की देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द अर्जी हुकूमत एंड अर्जी हिंद इन सिंगापुर इन अक्टूबर 1943। अब उनने क्या करा था, एक हुकूमत बनाई थी अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद करके सिंगापुर के अंदर और अक्टूबर 1943 के अंदर। और किसके लिए, एक एक्ट गवर्नमेंट का था जो इंडिया को फ्री करा था वो इस तरीके। ही टुक द चार्ज एज द चीफ ऑफ द आर्मी, और उस तरीके से उसने वहाँ पे कौन सा चार्ज संभाला, चीफ ऑफ द आर्मी का चार्ज उसने संभाला था। गवर्नमेंट डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका, और वहाँ की जो दिस गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट ने क्या करा, एक वॉर अगेंस्ट करा जो इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ। ओके, द रोल ऑफ, इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज। अब आज़ाद हिंद फौज का क्या रोल था स्टूडेंट्स, आज़ाद हिंद फौज वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही बिकम द चीफ ऑफ द अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद। अब जब भी वो चीफ बन गए थे बेटा अर्जी हुकूमत के, उसके बाद वो क्या ऐसा रिकॉग्नाइज, जो सुभाष चंद्र बोस जो उसके चीफ मेंबर्स थे उसमें सबसे अच्छे में अच्छे जानने लगे। The proper training was given to the soldiers and the Azad Hind Fauj were divided into the various battalions। और आज़ाद हिंद फौज थी वो अलग अलग बटालियंस में बांट दी गई थी, और उसका जो प्रॉपर ट्रेनिंग जो सुभाष चंद्र बोस थे वो चीफ थे मेन, वो ही देते थे। द आज़ाद हिंद फौज सिक्योर द विक्ट्री एट द वेरियस फ्रंट्स इन द ईस्ट बॉर्डर ऑफ द इंडिया लाइक द आराकान एंड द इम्पाल। अब उसने जो सबसे पहले जो हमारा विक्ट्री जो करी थी कौन कौन सी जगह, जो ईस्टर्न बॉर्डर थी जैसे इंडिया की, जैसे आराकान एंड द इम्फाल, वहाँ पे उनने अपनी जीत सबसे पहली शामिल मिली थी उन्हें। द लेटर ऑन द फौज वॉज फोर्स टू ट्रीट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड सप्लाईज एंड द हैवी रेन। और बाद में थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, ये फौज को जो उनको फूड सप्लाई और हैवी रेन के वजह से शॉर्टेज होने लगी सारी चीज़ की। द अमेरिका ड्रॉप द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन द जापान एंड द जापान सक्रेंट्स। उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका था उनने क्या न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पे करा और जापान वहाँ पे ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। द डायनेमिक ऑफ द वॉर चेंज एंड द फ्यूचर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज बिकम द हैजी। और उस टाइम पे क्या हो गया, सारी चीज़ें उलट पलट हो गई थी और जो उनका जो फ्यूचर था आज़ाद हिंद फौज का वो भी उन्हें खतरे में लगने लगा था। 4,000 सोल्जर्स डाइड एंड द 25,000 सोल्जर्स वर अरेस्टेड। और स्टूडेंट कितने सोल्जर्स टोटल, 40,000 जो सोल्जर्स थे वो वहाँ पे मर गए थे और 25,000 सोल्जर्स थे वो क्या हुए, अरेस्टेड हो गए थे वहाँ पे। एंड द नेताजी हैज़ टेक अ वोव दैट ही विल नॉट एंटर इन द सबग्रेट इंडिया। और उसने नेताजी ने क्या बोला था कि वो इंडिया के अंदर एंटर नहीं हुए थे, उन्हें शपथ ली थी। एंड द नेताजी लेफ्ट द रंगून एंड द बैंकॉक एंड मूव द अर्थ बाय एयर। और उसके बाद जो नेताजी थे उनने क्या रेगून के अंदर गए और बैंकॉक के अंदर वहाँ से वो अपनी जगह आगे वो एयर मूव बाय हेड मीन्स एयर मीन्स प्लेन से वो जाने लगे। एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट। और जापानीज गवर्नमेंट की जो वहाँ पे गवर्नमेंट की क्या आई थी, एक रिपोर्ट आई थी स्टूडेंट्स, हिज प्लेन दैट took off and the Taipei airport of the Formosa on 18th August 1945 crashed and the Netaji beginning serious burn and the scrambled to death। और लास्ट में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब वो ताइपी एयरपोर्ट से ऑफ फॉर्मोसा से जा रहे थे तब उनका प्लेन क्या हुआ, क्रैश हो गया और 18 अगस्त 1945 पे क्रैश हो गया और नेताजी को और उनकी लास्ट में वो उनकी पूरी बॉडी जल गई थी और वो वहाँ पे लास्ट में उनको डेथ हो गई थी उनकी। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 3 द नेशनलिज्म इन इंडिया। अब मैं इसके बाद आपको पीडीएफ भेजूंगा, वो पीडीएफ आपको लर्न करनी है और आपको टेस्ट देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।